नहीं तो अलग अलग थे, तीनों एक साथ ले आए। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? चलिए थोड़ा लाइट मोड से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन लाइट मोड इसलिए क्योंकि देखिए माँ बेटा एक साथ रहेंगे तो यहाँ तो एक लेख, एक आलेख, आर्टिकल लगातार एक सप्ताह में 2 बार, और इसमें भी परेशानी इतनी है कि बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है सोनिया गांधी के आर्टिकल पे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोकतंत्र की बात करें तो संविधान की बात होगी, संविधान की बात होगी तो बाबा साहब खुद ब खुद याद आएंगे, और आज तो उनको नमन करने का दिन है। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, एक चीज जो आपने बताई, ये जो टाइम्स मैगजीन में लिस्ट आई है उसमें शाहरुख खान का नाम है और एसएस राजामौली का नाम है, और जो दूसरी पॉलिटिशियंस की लिस्ट है उसमें हमारे मान्यवर का नाम नहीं है। देखिए वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि भक्त लोग जिस पे ज्यादा आते हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। भक्तों का जो अटैक था वो था 2 जगह पर, एक था फिल्म इंडस्ट्री पे और एक था शाहरुख खान पे। शाहरुख खान फेमस हो गया, उसका लिस्ट में नाम आ गया, राजामौली जो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं उनका नाम आ गया। और जहां तक पॉलिटिशियंस का नाम है, जैसे आपने बताया कि 5 बार मोदी जी का नाम आया है, उसमें से केवल 1 बार उनका नाम आया है जिसमें पॉजिटिव इंपैक्ट की वजह से उनका नाम आया है। 1 बार जो है वो न्यूट्रल इंपैक्ट की वजह से आया है और 3 बार नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से आया है। मैंने जो उसमें नाम लिए जाते हैं वो नाम इसलिए नहीं लिए जाते कि प्रभावशाली का मतलब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों का भी नाम लिया जाता है जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट उनका सोसाइटी के ऊपर होता है। तो मान्यवर का जो नाम है वो 3 बार नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से है कि हिंदुस्तान में जो एक चुनावी तानाशाही चल रही है, माने चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को माध्यम बनाकर जिस प्रकार से सारे संविधान की जितनी मूल भावनाएं हैं और स्तंभ है उनको खत्म किया जा रहा है। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन भी है, उनको भी मैं अपना प्रणाम करता हूं। तो जो उन्होंने एक धारणा गांधी जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर लोहिया ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इस देश में डाली थी, उसको तोड़ने का जिस प्रकार से 9 साल में प्रयास हुआ है, तो जो सोनिया जी ने कहा, देखिए वास्तविकता में यही देश की भावना है। आज 2 नैरेटिव हैं, एक जो तोड़ रहे हैं, जो 2 नेशन थ्योरी लेके आए थे, इस बार वो 5-6 नेशन थ्योरी लेके आए हैं और देश को खंड खंड में विभाजित कर देंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य है भारत माता के प्रति कि हम देश को जोड़ें, सभी धर्म संप्रदाय जातियों को जोड़ें। और जो बाबा साहब ने अपना एक आधार रखा था देश के संविधान के माध्यम से, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, लोहिया जी ने जो सपना देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना देखा था, गोडसे जैसे और सावरकर जैसे लोग इसको ध्वस्त न कर पाए और देश का संविधान खतरे में न पड़े, देश एकजुट रहे, इसके लिए जो सोनिया जी ने कहा है। और राहुल जी ने मकान छोड़ दिया, अब 20 तारीख को जो निर्णय होगा वो पता चलेगा। देखिए वो मां और बेटे अब साथ रहेंगे, और एक बेटा हमने देखा है जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठकर अपनी 95 साल की मां को अपने पास नहीं रख पाया। किसी भी सनातनी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि जिस मां ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, जब उसकी वृद्धावस्था हो तो अपने पास रखे और जो भी सुख उसको प्राप्त हो वो अपने मां के चरणों में अर्पित करे। ये एक बच्चे का कर्तव्य होता है और यही हमारी सनातन परंपरा है। तो ये सनातन परंपरा का जो निर्वहन कर रही है सोनिया गांधी, जो भारतीय नारी की तरह से एक मां का रूप दिखा रही हैं, और उनका बेटा, ये है भारत की हमारी जो परिवार की परंपरा है। और दूसरी तरफ हमने ऐसे भी परंपरा देखी हैं जिसमें 95 साल की मां को लाइन में लगाया गया और कभी वो सुख सुविधा का उपभोग नहीं करने दिया गया, जो कि वो खुद करते हैं। 5 बार ड्रेस बदली लेकिन मां को सुख का उपभोग। आज कर्नाटक के विश्लेषण में एक बात और हम लोग देख रहे हैं कि अब जैसे ही टिकट की 189 टिकट्स की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी करती है, हाहाकार मच जाता है और उसके बाद से घबराहट साफ दिखाई दे रही है। कई लोग जो हैं इधर उधर भागने, बिल्कुल अजीब स्थिति है जिसकी चर्चा यहाँ मेन स्ट्रीम में नहीं हो रही है। दिल्ली में, नोएडा के मीडिया में तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं हो रही है, बहुत कम चर्चा हो रही है। शायद छुपा के रखा जा रहा है, दबा के रखा जा रहा है कि इसकी चर्चा न करो। और जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि चाहे वो एनकाउंटर की बात हो, कुछ और बात हो, ये सब किया जाए। क्या आपको क्या लगता है कर्नाटक
छोटी मोटी चीज नहीं होगी कर्नाटक में बीजेपी की हार, अगर बीजेपी हारती है तो। अगर बोल रहा हूं जो खबरों में है उस हिसाब से बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इसकी आज की तारीख में कोई किसी भी ढंग से हम पुष्टि नहीं करते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन चूंकि जो सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या यही माना जाए कि वहां जो दूसरे जो बीजेपी के साथी हैं वो अब उस जहाज को छोड़कर दूसरे जहाज पे चढ़ने के लिए बेताब हैं, या कुछ और है जो 5 साल का क्रियाकलाप है, 5 नहीं बल्कि 4 साल का जो क्रियाकलाप है उसके हिसाब से ये बाहर निकलना चाहते? किस रूप में कर्नाटक को देखा जाए? देखिए राजीव जी, एक प्रश्न हम लोग पूछा करते थे अपने छात्रों से कि मान लीजिए इटली का कोई आदमी आपके घर खाना खाने आए तो आप उसको क्या खिलाएंगे? तो नॉर्मली बच्चा ये कहता है, साउथ इंडियन कहता है साहब डोसा खिलाएंगे, हम लोग कहते हैं छोला भटूरा। देखिए वास्तविकता में आपको ये देखना है जो गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है वो क्या खाना चाहता है और वो क्या उसकी पसंद है। हर और हिंदुस्तान जैसे विविधता वाले देश में वो लोग, मानी बात है, वो ये मानते हैं कि जब आप हिंदी में बात करते हैं उनको लगता है ये अपनापन नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। हमसे भी कोई तमिल में बात करता है, हम ठीक है भारतवासी हैं, लेकिन हम संवाद करते हैं हिंदी में, वो संवाद करते हैं मराठी में, वो संवाद करते हैं कन्नड़ में, तो उनमें अपनापन की भावना होती है। देखिए वास्तविकता में यही परेशानी आज की तारीख में बीजेपी में हो गई है। बीजेपी में उनके 2 ही लोग ऐसे हैं जो कंपेनिंग कर रहे हैं और दोनों हिंदी भाषी हैं और दोनों गुजराती हैं। कांग्रेस की जो रणनीति की सबसे अच्छी सुंदरता है, उनके यहां वोकलिंगा लीडर भी हैं, उनके यहाँ लिंगायत भी हैं, उनके यहाँ दलित भी हैं, उनके यहाँ कुर्बा भी हैं, उनके यहाँ बैकवर्ड्स भी हैं, उनके हर तरह के लोग हैं जो अपने लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है यह है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन की। बीजेपी ने जो बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने हर चीज को अपने हाथों में केंद्रीकृत कर दिया है। और कांग्रेस ने, जैसे और लोग पूछते हैं कि साहब राहुल गांधी कर्नाटका क्यों नहीं जा रहे, देखिए वास्तविकता में राहुल गांधी वह बोलेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन होगा, वो संवाद स्थापित नहीं होता, क्योंकि वहां का आदमी जो सुनना चाहता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनना चाहता है, वो सुनना चाहता है डीके शिव कुमार को, सिद्धारमैया को। जैसे मैं वहां के लोगों के रिस्पॉन्स देख रहा हूं, उनकी पहली पसंद सिद्धारमैया है, क्योंकि बैकवर्ड नेता है, कुर्बा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे यादव हैं वैसे हैं उनके यहाँ कुर्बा है। तो बेसिकली ये जो लड़ाई है ये है सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की। तो जो संवाद कांग्रेस स्थापित कर पा रही है वो बीजेपी नहीं कर पा रही है, और जो थोपा गया है कि उनको लगता है कि जो दिल्ली है वो उन पे चीजें थोप रही है। यही महाराष्ट्रियों को लग रहा है, यही बिहारियों को लग रहा है कि दिल्ली और गुजरातियों का डोमिनेशन हो रहा है, जो किसी भी क्षेत्र, हम उत्तर प्रदेश वालों को ये अच्छा नहीं लगता। हम संवाद कर सकते हैं अखिलेश यादव से, कर सकते हैं हम संवाद कर सकते हैं मायावती से, कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे दिखने वाले, हमारी जैसी उनकी भाषा है। लेकिन अगर दूसरे प्रदेश का या दूसरे भावना का या दूसरी वेशभूषा का आदमी जब हमसे संवाद करता है हमको असुविधा होती है। ये भारत की विविधता है, इसको बीजेपी नहीं समझ पाई है, और आज की तारीख में कांग्रेस इसको समझ गई है, जिसका फायदा उसको मिल रहा है। जी, कांग्रेस समझ गई है। लेकिन प्रेम कुमार जी, बीजेपी के कई लोगों का यह भी कहना है कि भले 2 सीट आए लेकिन हम सरकार बना लेंगे।